बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक तकरीर की थी इस्लामाबाद में, जिससे पहले मुझे बहुत धमकियाँ दी गई थी और उस तकरीर के बाद मुझे नौकरी से निकलवा भी दिया गया बाकायदा कि अब इसको नौकरी से फ़ारग ही कर दें। लेकिन अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है और वो आपको कहीं ना कहीं रिज़्क़ दे देता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है और वही पालने वाला है, वही इज़्ज़त की हिफाजत भी करता है और ज़िंदगी की भी करता है। ये जो तकरीर मैंने की थी ना इस्लामाबाद में, इससे मैंने अपने कुछ दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी। एक बात इस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों को, उनको बताने की कोशिश की थी कि तुमने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है ना, तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे ये लोग। मैंने क्या कहा था पहले आप ज़रा ये तकरीर आप सुन लें, इसका एक हिस्सा है। आपने हमारे साथ क्या नहीं किया, पर्चे किए, सड़कों पे मारा, थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे। कभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? इस शहर में कितनी एम्बेसीज हैं, किसी एक ने आपको कहा हो कि क्यों मार रहे हो? किसी एक ने मुजम्मत की हो? कभी कोई बैनुल अक़वामी इदारा बोला हमारे लिए? नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उनका एसेट नहीं हैं। ना वो लोग तुम्हारे लिए कभी बोले, ना वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं हैं, हम इस मट्टी का एसेट हैं। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ, ऐसे उंगली लगाओगे अलार्म बजेंगे, उंगली लगाओगे चीखों की आवाजें आएंगी, उंगली लगाओगे बैनुल अक़वामी इदारे और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आवाजें उठेंगी, क्योंकि वो उनके एसेट हैं, वो उनका असासा है, वो उनसे काम लेते हैं। आज वो आपकी आंखों का तारा बन रहे हैं ना। आपको दिन में तारे ना इन्होंने दिखाए तो मुझे कहिएगा, यही लोग आपको दिन में तारे दिखाएंगे, फिर आपको हम याद आएंगे। और याद रखना, ऐसे ही डट के खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं, आपके सामने भी चट्टान की तरह। तो नादरीन, आपने सुना जिनके बारे में कह रहा था ना कि वो दिन में तारे दिखाएंगे, उन्होंने आज दिन में तारे दिखाए हैं। कल आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से जो एक कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, उसमें मुझे भी दावत दी गई थी और मुझे वहाँ पे ख़िताब करना था। और मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं वहाँ ख़िताब करने के लिए अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि आप अकेले वहाँ ना जाएँ, सिचुएशन बहुत अजीब हो जाएगी। और मेरे जो टीम मेंबर हैं उन्होंने ही मना कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पे जाकर बात ना करें, क्योंकि उनके नुक्ता नज़र आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए, आपसे बर्दाश्त होगा नहीं और झगड़ा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे नहीं गया। मेरी टीम ने इसको, मुझे दावतनामा आया था, उन्होंने बताया था, बाद में उन्होंने मुझे मना कर दिया और मैं वहाँ पर नहीं गया। लेकिन जो तारे दिखाने वाली बात थी, जो मैंने 2 माह पहले कही थी, वो इतनी जल्दी सच साबित हो जाएगी मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। वो तमाम लोग जो आंखों के तारे बने हुए थे, और मैं किसको मुखातिब कर रहा था? मैं एक्चुअली जब ये बात कर रहा था तो मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था अफवाज पाकिस्तान के उन लोगों से या इदारे के उस हिस्से से जिन्होंने मुझे गिरफ़्तार करवाया, मुझे मार पड़वाई। और मैं ये क्लियरली आपको कह रहा हूँ, पुलिस का इसमें क्या लेना देना था? ये 2 एरिया से इंपोर्टेड हुकूमत के लोग मुझे मारना चाहते थे, गिरफ़्तार करना चाहते थे, पर्चे देना चाहते थे, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन हर पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे न्यूट्रल्स मिलते थे और वो बाकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे ऊपर ड्यूटी पे मौजूद रहते थे और बाद औक़ात मुझे इशारा करके भी बताते थे कि हमारी मजबूरी है, हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। बहरहाल जब मेरे ऊपर जितना जो सारा कुछ मेरे साथ गुजरा है वो मैं जानता हूँ किसने किया है और मुझे धमकाया किसने है, अब मेरे खिलाफ़ सारी एक्टिविटीज़ किसने की हैं, एक एक चीज़ मुझे पता है। तो मैं उन्हों से ही शिकवा कर रहा था कि ये आपका एसेट नहीं है, ये लोग उनके आदमी को उंगली लगाओगे तो तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। अब उन्होंने दिन में तारे दिखाना शुरू किए हैं। पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर के अंदर जिस तरह की नारेबाजी हुई पाक फौज के खिलाफ, मेरे ख्याल में मुझे एक तरफ तो दुख है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो झगड़ा होता और लड़ाई होती और फिज़िकली लड़ाई होती इस बारे में, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मैं इसका हिस्सा नहीं बना और डेलिबरेटली हम इसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन इन लोगों ने किया क्या वहाँ पे, ज़रा इसके कुछ हिस्से हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के,
और इनका नाम है बिलावल जरदारी। बिलावल जरदारी साहब के बेटे आसमा जहांगीर साहिबा से इनकी बड़ी ताल्लुकात रहे हैं माजी में। तो बिलावल जरदारी ने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा बनकर अगर आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो मुझसे कहती कि तुम डेंजरस डफर्स के साथ डील करके वज़ीर ख़ारजा तो नहीं बने। अब ये डेंजरस डफर्स कौन है? ये वही लोग हैं। डेंजरस डफर जो है वो आसमा जहांगीर साहिबा जिनको कहती थी वो आपको पता है। वो बाकायदा पाकिस्तान के जर्नैलों के नाम लेकर और मुखातिब करके ये बात कहा करती थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट या पाक फौज की सीनियर क़यादत की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि तुम डेंजरस डफर्स के साथ डील करके वज़ीर ख़ारजा तो नहीं बने। तो बिलावल ने कहा कि मैं उनको कहता कि मैं नहीं बना। लेकिन बिलावल, डील तो आपने की है, और डील आपने वहीं की है जहां आसमा जहांगीर साहिबा के बकौल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, या आपके बकौल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ, बिलावल ये कह सकते हैं कि डिक्की में मैं नहीं बैठ कर गया और ना ही मैंने बूट पॉलिश की है, मेरी जगह पे डील किसी और ने किया है, मैं तो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बन गया हूँ। यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। मिसाल के तौर पर वफाकी वज़ीर कानून वहाँ मौजूद थे कॉन्फ्रेंस में, वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। ये नारेबाजी अगर किसी गैरतमंद पाकिस्तानी के सामने हो रही होती तो शायद वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता और वहाँ पे झगड़ा हो जाता। लेकिन हमारी हुकूमत के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की गई कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारा बार बार लगाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से बार बार ये मुतालबा किया गया कि तुम उसको छोड़ो, अली वज़ीर को। अली वज़ीर के ऊपर याद रखिएगा जो मुकदमा है वो सिंध के अंदर है, सिंध की हुकूमत ने काटा हुआ है और सिंध के मुकदमे के अंदर वो गिरफ्तार है अली वज़ीर, और बड़े लंबे अरसे से गिरफ्तार है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा गया कि अली वज़ीर को रिहा करो, तो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी मशवरा देता है नारे लगाने वालों को कि वहाँ जाकर एहतजाज करो जो उसे रिहा कर सकते हैं, यानी वहाँ चले जाओ ना जो उसको रिहा कर सकते हैं अली वज़ीर को। भाई पकड़ा तुम्हारी पुलिस ने, पर्चा तुम्हारी पुलिस ने दिया हुआ है, हुकूमत तुम्हारी है सिंध के अंदर, या तो उसको ओन करो या फिर उसकी रिहाई का मुतालबा करो। दोनों चीज़ें नहीं कर रहे। फिर सोने पे सुहागा जो है वो मंजूर पश्तीन ने वहाँ पर तकरीर की, वो तकरीर भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और फ़ौज के ख़िलाफ़ लगातार ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये वाला नारा लगाया जाता रहा। वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, इंपोर्टेड हुकूमत का पूरा सेटअप वहाँ पे बैठा हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी हो रही है। जैसे मैंने आपको याद है, मैंने बार बार कहा था कि याद रखना ये तुम्हें दिन में तारे इन्होंने ना दिखाए तो मुझे कहना, और ये तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे, और अब वो दिन में तारे दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मंजूर पश्तीन ने क्या कहा, ज़रा ये चंद जुमले आप ज़रा मंजूर पश्तीन के भी समाअत फरमा लीजिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में किस तरह राजी किया गया था। मंजूर पश्तीन की बात सुने। हमें बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। अब अली वज़ीर जो है वो भी गिरफ्तार हैं, और मंजूर पश्तीन साहब की बात आपने सुनी कि हमें बताया जाता है कि इसको हटा दो, यानी इमरान खान को, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो हमने हटा दिया। यानी पीटीएम के जो वोट्स हैं, पीटीएम एक पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारे भाई हैं और इसी मुल्क के अंदर वो रहते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उनके भी बड़े जायज़ मुतालबात हैं, कुछ मुतालबात उनके बड़े जायज़ हैं, कुछ मुतालबात के ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं। बाज़ चीज़ें पाक फ़ौज ने इनके बारे में बताई थी। पाक फ़ौज का ये कहना था कि ये इंडिया से फ़ंडिंग लेते हैं, ये अफ़गानिस्तान से फ़ंडिंग लेते हैं। पाक फ़ौज ने इनको रॉ का एजेंट करार दिया था, लेकिन पाक फ़ौज ये साबित करने में आज तक नाकाम रही है, या पाक फ़ौज ने अभी तक अपने अमल से कभी ये साबित नहीं किया कि वाकई में ये रॉ के एजेंट हैं। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके वोट लिए गए हैं रजीम चेंज ऑपरेशन में, तो ऐसा लगता है कि पीटीएम के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाए गए शायद वो सारे गलत होंगे या उनको साबित नहीं कर सकती होगी पाक फ़ौज, और इसीलिए फिर उस तरफ जो है वो झुकाव हमने देखा। लेकिन हमने ये देखा कि पीटीएम के मुतालबात आज भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया गया और हमें कहा गया कि इसको तब्दील कर दे, और जब हमने तब्दील कर दिया तो उसके बाद हमारे मसाइल
उसके बावजूद वहीं पे खड़े हैं। यानी इनका एक एमएनए जो है वो अभी भी गिरफ्तार है, अली वजीर, जिसकी रिहाई के लिए ये बार बार मुतालबात कर रहे थे। तो ये पीटीएम है, उनकी नारेबाजी है, और ये नारेबाजी इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर शहर के अंदर इस तरह की नारेबाजी हो रही है, इसको सुनकर मुझे वाकई दुख हुआ है। लेकिन मुनाफकत जो सबसे ज़्यादा की है वो बिलावल जरदारी ने की है। यानी बिलावल की लाहौर में होने वाली अगर आप तकरीर देखें, इंसानी हकूक़ की बातें कर रहा है बिलावल, आज़ादी इज़हार राय की बातें कर रहा है, और बातें कर रहा है आसमा जहांगीर की जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। और आज़ादी इज़हार राय का हाल ये कर दिया है कि कराची के अंदर एक सहाफ़ी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, और उस एमएनए को और एमपीए को दोनों को प्रोटेक्ट कौन करता है? बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी। बाहर से उसको लेकर कौन आता है? बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी। उसका भाई जो एमपीए है उसको जेल से निकालकर अस्पताल में कौन छुपाता है? सिंध की हुकूमत। तो ये तो मुनाफकत है। सिंध में कई सहाफ़ियों का कत्ल किया गया, कई सहाफ़ियों को मारा गया। जो मेरे ऊपर मुकदमा सबसे पहले काटे गए वो सिंध के अंदर काटे गए, कई सहाफ़ियों के ऊपर सिंध में मुकदमा दर्ज किए गए। बिलावल ने आज तक कुछ नहीं किया। वो यहाँ पे, ये तो मुनाफकत नहीं है तो और क्या है कि वही शख्स जिसने हम सबके ऊपर मुकदमा कटवाए, वो शख्स अब वहाँ बैठ के आज़ादी इज़हार राय की बात कर रहा है। हम लोगों की गिरफ्तारियों के ऊपर इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, तशद्दुद के ऊपर इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। सेनेटर जो है उसको नंगा किया गया, 74 साल उसकी उम्र है, उसके ऊपर इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। और यहाँ पे भाषण देने के लिए आ गए हैं आज़ादी इज़हार राय के ऊपर और मीडिया की आज़ादी के ऊपर। तो इससे बड़ी मुनाफकत और कोई हो नहीं सकती। शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर। उसने कहा कि लाहौर में आज जो कुछ हो रहा है इस पर शदीद तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इस बार चुप ही रहेंगे। वैसे मैं ज़ाती तौर पे, मुझे भी बड़े शिकवे हो सकते हैं इन इदारों से जिन्होंने मुझे ना सिर्फ गिरफ्तार करवाया, मेरे पे टॉर्चर किया, मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया, मेरे फैमिली को हरासा किया, मेरे वालिद को, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को, सबको हरासा किया, मेरे भाइयों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया, हमारा फैमिली का बिजनेस तक तबाह कर दिया, हमारे अकाउंट्स तक सील करवा दिए। ये जितना जुल्म कर सकते थे उस लेवल तक जाकर मैंने तो कभी आज तक बताया ही नहीं कि क्या कुछ किया। लेकिन जिस तरह की धमकियां दी, जिस तरह की गालियां दी, जो कुछ किया, जिस तरह टॉर्चर किया, ज़हनी तौर पे बेशुमार टॉर्चर किया। अभी चंद दिन पहले मेरे घर के पीछे बैक साइड पे इन्होंने तमाशा लगाया, लेकिन उसके बावजूद मेरा यह मानना है कि ये दहशतगर्द नहीं है। जब आप वर्दी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी मुझे पीटीएम के बहुत सारे नुक्तों के ऊपर इत्तफाक है कि उनके सीरियस मसाइल हैं जो हल होने चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों के सीरियस मसाइल हैं जो हल होने चाहिए, लेकिन ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये बात गलत है। मैं और मेरी फैमिली भी दहशतज़दा हुई है, लेकिन हम इस नारे की हमायत नहीं कर सकते। हम कैसे इस नारे की हमायत करेंगे? ये वर्दी रोज़ाना खून भी तो दे रही है, ये वर्दी रोज़ाना कुर्बानियाँ भी तो दे रही है, ये रोज़ाना अपनी मैयतें उठाकर भी तो वापस आ रहे हैं। कल रात को एक और फौजी शहीद हुआ है अफगानिस्तान में बॉर्डर पार होने वाली फायरिंग के बाद। बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुफ्त में 5th जनरेशन वॉर को लड़ते थे, वो लोग जो इसको जहाद समझकर सामने आते थे, वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो सामने आकर डट जाते थे और इस तरह की हर कॉन्फ्रेंस के बाद मुंह तोड़ जवाब देते थे, वो सारे कहाँ गए? किसी को नंगा किया हुआ है, किसी को जूते मारे हुए हैं, किसी को बेल्टें मारी हुई हैं, किसी को जलील किया हुआ है, किसी को घर से उठाया हुआ है, किसी को थ्रेट किया हुआ है, किसी को जो आंसू गैस फेंकी हुई है, किसी के घर में दीवार फलांग के आए हुए हैं। जब इतना सारा जुल्म आप लोगों के साथ करेंगे तो वो फिर आपके लिए क्यों लड़ेंगे? ये सवाल आपको सोचना चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि इस सारे का नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये होगा कि जो लोग उनसे आंखें बंद करके प्यार करते थे या उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाते थे, वो लोग क्या अब दीवार बनकर खड़े हुए हैं? इस मरतबा तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया। इस मरतबा तो बल्कि लोग ताने देते हुए नजर आए कि उतारो इनके कपड़े, इनको भी गिरफ्तार करो, इन सहाफियों को या इन वजीरों को या इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? सवाल पूछ रहे हैं लोग। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने जो किया है, जो बोया है, उसको काटना पड़ता है। नफरत की जो आग लगाई है उसके अंदर खुद भी जलना पड़ता है। अब करो ना गिरफ्तार इन सारों को।
क्यों नहीं पकड़ते इन सारों को? उतारो इनके भी कपड़े, करो इनके ऊपर टॉर्चर, लग पता जाएगा आपको। मैंने कहा था ना, ये उनका एसेट हैं। मेरी बात याद है ना, मैंने शुरू में सुनवाई इस व्लॉग के। ये उनका एसेट हैं। ना हमारे लिए कोई बोलेगा, ना तुम्हारे लिए कोई बोलेगा, लेकिन जब तुम इन्हें उंगली लगाओगे तो अलार्म बजेंगे। इनके लिए पूरी दुनिया बोलेगी, क्योंकि इनमें और तुम में और हम में कुछ फ़र्क है जो शायद तुम भूल गए थे। मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, मुझे आज भी इन नारों का उतना ही दुख हुआ है और मैं इनकी उतनी मजम्मत करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।